हेलो बच्चों, जीएसपी ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, हम मेरा जो है डिजिटल बोर्ड का लाइटिंग थोड़ा सा ख़राब हो गया है, जिस वजह से उस पे वीडियो नहीं बना रहे हैं। तो आपको जो है इस पीडीएफ के माध्यम से डेली हम वीडियो बनाकर डाल देंगे, जिससे आपको पढ़ने में सहूलियत होगा और पूरा टॉपिक जो है अच्छा से हम समझा देंगे। तो हम लोग बिहार बोर्ड कक्षा 10 का जो है इतिहास पढ़ रहे थे और मेजनी से पहले तक हम लोग पढ़ लिए थे लास्ट के लेक्चर में। आज हम लोग पढ़ेंगे मेजनी के बारे में। देखिए, यूरोप के जो राष्ट्रवाद है उसमें मेजनी का जो है ना अहम भूमिका है। अब कहिएगा सर कैसे अहम भूमिका है? तो सबसे पहली बात करते हैं मेजनी का। तो मेजनी जो है एक साहित्यकार थे, गणतांत्रिक विचारों के समर्थक थे और एक योग्य सेनापति थे। ठीक है, तो आपसे अगर पूछा जाएगा कि मेजनी कौन था, तो मेजनी के बारे में आप बोलिएगा कि मेजनी एक योग्य सेनापति था, लेकिन यह तत्कालीन राजनीतिक परिस्थितियों की बेहतर समझ नहीं रखता था। अतः उसमें आदर्शवादी गुण अधिक और व्यवहारिक गुण कम थे। ठीक है, अपनी पराजय के बाद भी मेजनी हार नहीं मानी। 1848 में जब फ्रांस सहित पूरे यूरोप में क्रांति की दौड़ आया, तो मेटरनिक को भी अंततः ऑस्ट्रिया छोड़ना पड़ा। इसके बाद इटली की राजनीति पुनः मेजनी का आगमन हुआ। संपूर्ण इटली संपूर्ण इटली बाद इटली का एकीकरण उसे एक गणराज्य बनाना चाहता था, जबकि सोर्डिया पिडमॉन्ट का शासक चार्ल्स एल्बर्ट अपने नेतृत्व में सभी प्रांतों का विलय चाहता था। उधर पोप जो है धर्म राज्य बनाने का पक्षधर था। इस तरह विचारों के टकराव के कारण इटली के एकीकरण का मार्ग अवरुद्ध हो गया था। कालांतर में ऑस्ट्रिया द्वारा इटली के कुछ भागों पर आक्रमण किए जाने लगे, जिससे सोर्डिया के शासक चार्ल्स एल्बर्ट की पराजय हो गई और ऑस्ट्रिया के हस्तक्षेप से इटली का जो जनवादी आंदोलन को कुचल दिया गया और फिर मेजनी की पुनः हार हो गई और मेजनी जो है इटली से पलायन कर गया। हुआ क्या कि इटली एक पेशे से सेनापति था और वो जो है अपना बहुत ज्यादा उसको पराजय हुआ। पराजय होने के बाद जो है फिर भी मेजनी हार नहीं माना। मेजनी हार नहीं माना तो 1848 ईस्वी में जब पूरे फ्रांस में संपूर्ण क्रांति, फ्रांस के साथ पूरे यूरोप में जो क्रांति का लहर दौड़ा, तो उस समय जो है ऑस्ट्रिया के जो चांसलर थे मेटरनिक, उसका युग का अंत हो गया। तो अगर प्रश्न पूछा जाएगा कि मेटरनिक युग कब से कब तक था, तो मेटरनिक युग जो है 1815 से, कब से याद रखिएगा, मेटरनिक युग जो है 1815 से आपका 1848 तक जो है मेटरनिक युग था। ठीक है, 1815 से 1848 तक, क्योंकि 1815 में जो है वियना सम्मेलन हुआ था। कौन सम्मेलन हुआ था? वियना सम्मेलन हुआ था 1815 ईस्वी में। वहां से मेटरनिक युग का शुरुआत हुआ था। और 1815 ईस्वी में किस युग का अंत हुआ था? तो नेपोलियन युग का जो है अंत हो गया था। याद रखिएगा, ठीक है। 1815 में नेपोलियन युग का अंत और मेटरनिक युग का शुरुआत। और मेटरनिक युग का अंत कब हुआ? तो 1848 ईस्वी में। ठीक है, तो जब 1848 ईस्वी में पूरा फ्रांस में क्रांति का लहर दौरा और मेटरनिक युग का अंत हो गया, तो मेटरनिक को जो ऑस्ट्रिया छोड़कर बाहर जाना पड़ गया, ऑस्ट्रिया को छोड़ना पड़ गया। जब ऑस्ट्रिया को छोड़ना पड़ा तब सभी लोग जो है इटली का एकीकरण पे ध्यान दिया। तो मेजनी चाहता था कि इटली का एकीकरण हम करें। और सोर्डिया पिडमॉन्ट का शासक कौन था? चार्ल्स एल्बर्ट। आपसे प्रश्न इस प्रकार से पूछा जाएगा कि चार्ल्स एल्बर्ट कौन था? तो चार्ल्स एल्बर्ट जो है सोर्डिया पिडमॉन्ट का शासक था। तो सोर्डिया पिडमॉन्ट का शासक जो है चार्ल्स एल्बर्ट, वो चाहता था कि जो है इटली का एकीकरण मेरे अनुसार हो। उसके बाद उधर जो पोप थे, पोप की मतलब क्या होता है कि धार्मिक गुरु, ईसाई धर्म के जो धार्मिक गुरु थे उसको पोप कहते हैं। तो पोप चाहता था कि भाई इटली का एकीकरण मेरे अनुसार हो। अब तीनों का जो है ना आपसी मतभेद के कारण जो है इटली का जो मार्ग, एकीकरण का मार्ग जो हो गया अवरुद्ध। और उसके बाद उधर क्या किया, ऑस्ट्रिया का नया चांसलर बना और वो इटली के कुछ भागों पर आक्रमण करके उसको कब्जा कर लिया। अब कब्जा कर लिया और जो इटली में जो है एकीकरण का आंदोलन चल रहा था, उस आंदोलन को कुचल दिया गया। मेजनी का पुनः हार हो गया और मेजनी को जो इटली छोड़कर जाना पड़ गया। तो ये पूरा इटली के एकीकरण का मामला था मेजनी से। अब आपके मन में आ रहा हो कि तो क्या सर इटली का एकीकरण नहीं हुआ क्या? कि देखिए, इटली का एकीकरण हुआ, वो एकीकरण का पहला चरण था। पहला नंबर, एकीकरण क्या होता है? एकीकरण का मतलब होता है छोटा छोटा राज्य मिलकर जो है ना एक बड़ा देश बना देना। जैसे हमारा भारत जो है अभी 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश से मिलकर बना हुआ है। लेकिन यही भारत जो है 562 रियासत में जो है पहले 562 से ज्यादा रियासत, 562 राजाओं से ज्यादा यहाँ पर शासन था। ये तो सबको मिलाकर एक देश बनाया गया है। उस देश का नाम क्या है? हमारा प्यारा भारत नाम है। ठीक है, तो उसी प्रकार जो है इटली का एकीकरण के लिए जो है
छोटा छोटा राज्य था उसको मिलाकर एक पूरा इटली बनाना चाहता था। तो पहला चरण तो 1848 तक खत्म हो गया। द्वितीय चरण में क्या हुआ कि इटली के एकीकरण के लिए यह प्रयास वस्तुतः असफल ही रहे। धीरे धीरे इटली में आंदोलन का कारण जागरूकता बढ़ रही थी और राष्ट्रीयता की भावना तीव्र हो रहा था। इटली में सोर्डिनिया पिडमॉन्ट का नया शासक विक्टर इमैनुअल राष्ट्रवादी विचारधारा का था। देखिए चार्ल्स एल्बर्ट भी कौन था? तो चार्ल्स एल्बर्ट जो है आपका सोर्डिनिया पिडमॉन्ट का शासक था। यहाँ पर सोर्डिनिया पिडमॉन्ट का शासक कौन था? चार्ल्स एल्बर्ट। चार्ल्स एल्बर्ट भी सोर्डिनिया पिडमॉन्ट का शासक था। उसके बाद उसका हार हो गया, ऑस्ट्रिया से लड़कर उसका हार हो गया। तब 1848 के बाद सोर्डिनिया पिडमॉन्ट का नया शासक बना कौन? तो सोर्डिनिया पिडमॉन्ट का नया शासक बना विक्टर इमैनुअल। क्या नाम है? विक्टर इमैनुअल। ठीक है, तो विक्टर इमैनुअल कौन था? तो सोर्डिनिया पिडमॉन्ट का शासक था। अब हुआ क्या कि जो विक्टर इमैनुअल था ना, वो राष्ट्रवादी विचारधारा का था। राष्ट्रवादी विचारधारा का मतलब होता है अपने देश के प्रति संवेदनशील रहना, अपने देश के प्रति अच्छा सोचने वाला व्यक्ति को हम लोग राष्ट्रवादी विचारधारा के लोग कहते हैं। ठीक है, तो वो जो है उनका प्रयास था कि इटली का एकीकरण कार्य जारी रहा। उनके प्रयासों से इटली का एकीकरण क्या रहा? जारी रहा। अपनी नीतियों के क्रियान्वयन के लिए जो है विक्टर ने काउंट काबूर को अपना प्रधानमंत्री नियुक्त किया। तो प्रश्न यहाँ से एक और पूछा जाता है कि विक्टर इमैनुअल ने अपना प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया? तो काउंट काबूर को। विक्टर इमैनुअल ने अपना प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया? तो काउंट काबूर को जो विक्टर इमैनुअल ने अपना प्रधानमंत्री नियुक्त किया। अब काउंट काबूर के बारे में बात करते हैं। काउंट काबूर क्या है? तो काउंट काबूर जो है एक सफल कूटनीतिज्ञ और राष्ट्रवादी था। वह इटली के एकीकरण में सबसे बड़ी बाधा ऑस्ट्रिया को मानता था। काउंट काबूर में जो है इटली के एकीकरण में सबसे बड़ी बाधा किसको मानता था? तो ऑस्ट्रिया को मानता था। अतएव उसने ऑस्ट्रिया को पराजित करने के लिए फ्रांस के साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाया। 1853-54 में क्रीमिया के युद्ध ने फ्रांस की ओर से युद्ध में सम्मिलित होने की घोषणा कर दी, जबकि इसके लिए फ्रांस ने किसी प्रकार का आग्रह नहीं किया था। इसका प्रत्यक्ष लाभ काबूर को प्राप्त हुआ। युद्ध के समाप्ति के बाद पेरिस के शांति सम्मेलन में फ्रांस और ऑस्ट्रिया के साथ पिडमाउंट को भी बुलाया गया। हुआ क्या कि जो काउंट काबूर है ना, ये थोड़ा सा दिमाग के तेज आदमी था। ये क्या किया कि ये देखा कि भाई इटली के एकीकरण में सबसे ज्यादा बाधा कौन डालता है? तो ये ऑस्ट्रिया। तब ये सोचा कि छोटा ऑस्ट्रिया को जो है ना, जब तक ले हम नहीं हटाएंगे ना, तब तक ये इटली का एकीकरण नहीं करने देगा। ये जब तक ऑस्ट्रिया कमजोर नहीं होगा ना, तब तक इटली का एकीकरण करने नहीं देगा। तो हुआ क्या कि उसी बीच में जो ऑस्ट्रिया और फ्रांस के बीच में एक युद्ध हो गया। उस युद्ध का नाम था क्रीमिया का युद्ध। तो आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि क्रीमिया का युद्ध कब और किसके बीच में हुआ था? तो 1853 ईस्वी में ऑस्ट्रिया और फ्रांस के बीच में। किसके किसके बीच में? 1853-54 ईस्वी में ऑस्ट्रिया और फ्रांस के बीच में जो है क्रीमिया का युद्ध हुआ था। तो जब क्रीमिया का युद्ध हुआ ना, तो ये जो काउंट काबूर को बुलाइबो नहीं किया था फ्रांस, बोलबो नहीं किया था कि आप मेरे सपोर्ट में आइए, आप मेरे साथ लड़िए, मेरे पीछे आकर लड़िए, हमको सेना भेजिए। ये काउंट काबूर अपना मन से फ्रांस को सपोर्ट कर दिया। अब ऐसी थोड़ी सपोर्ट कर देगा, कुछ ना कुछ तो लोभ होगा। तो काउंट काबूर जो है अपना मन से फ्रांस को सपोर्ट कर दे, क्योंकि काउंट काबूर जानता था कि ऑस्ट्रिया को तभी हम हरा सकते हैं जब हम फ्रांस को अपना पक्ष में लेंगे। अगर फ्रांस क्या होता था कि अगर ऑस्ट्रिया से लड़ता ना, तो फिर फ्रांस जो है ना सोर्डिनिया पिडमॉन्ट पर हमला कर देता है। तो इसलिए फ्रांस को अपना ओर लेने के लिए ऑस्ट्रिया को हराने के लिए वो जो है क्रीमिया के युद्ध में अपनी सेना को भेज दिया फ्रांस की तरफ से, और फ्रांस का सहयोग किया। जब फ्रांस का सहयोग किया तो इसका परिणाम भी मिला काउंट काबूर को। कैसे परिणाम मिला? तो युद्ध की जब समाप्ति हुई पेरिस के शांति सम्मेलन के तहत, तब यहाँ से एक और प्रश्न पूछा जाता है कि क्रीमिया का युद्ध की समाप्ति किस सम्मेलन के तहत हुआ? तो पेरिस शांति सम्मेलन के तहत। क्रीमिया के युद्ध की शांति किस सम्मेलन के तहत हुआ? तो पेरिस शांति सम्मेलन के तहत जो है क्रीमिया के युद्ध की शांति हुआ। ठीक है, जब पेरिस शांति सम्मेलन हुआ, तो पेरिस शांति सम्मेलन में जब फ्रांस और ऑस्ट्रिया जो लड़ रहा था वो तय किया, साथ ही साथ पिडमाउंट को भी बुलाया गया। पिडमाउंट मतलब काउंट काबूर को भी बुलाया गया। इससे काबूर की महत्ता भी बढ़ गई। इस सम्मेलन में काबूर ने इटली में ऑस्ट्रिया के हस्तक्षेप को गैर कानूनी घोषित कर दिया और दिमाग लगा के कहा क्या है, देखिए तो जब हम इटली के एकीकरण करने जाते हैं तो ये ऑस्ट्रिया जो है ना रोक देता है, ये गैर कानूनी तरीका है, ये गलत तरीका है, इसको कहिए नहीं रोकने के लिए। अब वो गैर कानूनी कर दिया कि भाई ये गैर कानूनी है, जिसके कारण संपूर्ण यूरोप का ध्यान इटली की ओर गया। इस प्रकार इटली की समस्या को काबूर ने अपनी कूटनीति के बल से
संपूर्ण यूरोप की समस्या बना दिया। कारण क्या है? कारण ये बोला कि आज इटली के ऊपर जो है ये ऑस्ट्रिया जो है ऐसे कर रहा है, कल फ्रांस के ऊपर करेगा, कल जो है पोलैंड के ऊपर करेगा। इस प्रकार से पूरा यूरोप को जो है ना अपने साथ ले लिया और पूरा यूरोप को जो है ऑस्ट्रिया का दुश्मन बना दिया। काबुल ने नेपोलियन 3 से भी एक संधि की। काबुल क्या किया? एक नेपोलियन 3 से एक संधि किया और संधि क्या किया कि भाई जब हम ऑस्ट्रिया के खिलाफ पिनमाउंट के सैन्य समर्थन देने का वादा किया, बदले में नीस और सेवाई नामक 2 रियासतें काबुल ने फ्रांस को देना स्वीकार कर लिया। फ्रांस ने काबुल को यह भी आश्वासन दिया कि यदि उत्तर तथा मध्य इटली में की रियासतें जनमत संग्रह के आधार पर पिनमाउंट से मिलना चाहेंगे तो फ्रांस इसका विरोध नहीं करेगा। इसके लिए इसके लिए काबुल की आलोचना भी की जाती है, लेकिन उसने नीस और सेवाई नामक प्रांतों को फ्रांस को देने का आश्वासन देकर इटली के राष्ट्रीय अस्मिता के साथ खिलवाड़ किया। परंतु यह तथ्य भी महत्वपूर्ण है कि तब तक इटली एक राष्ट्र के रूप में उभरा नहीं था। यदि 2 प्रांतों को खोकर उत्तरी और मध्य इटली एकीकरण हो जाता है तो बड़ी उपलब्धि थी, क्योंकि फ्रांसीसी मदद के बिना इटली का एकीकरण काबुल की दृष्टि में संभव नहीं था। हुआ क्या कि जो है ना काबुल जो है ना नेपोलियन 3 से एक संधि किया। संधि क्या किया कि देखिए हम जो है जब इटली का एकीकरण करेंगे, संधि में यह बोला गया कि जब हम इटली का एकीकरण करेंगे तो ये ऑस्ट्रिया हमको रोकने आएगा। तो जब ऑस्ट्रिया रोकने आएगा तो आप हमको जो है ना सेना का सैन्य सहयोग दीजिएगा ऑस्ट्रिया के खिलाफ, कि आप भी मेरे साथ लड़िएगा ऑस्ट्रिया के खिलाफ, ठीक है। अब भाई कोई भी बिना फायदा का तो ये काम करता नहीं है। तो तो फ्रांस का जो शासक था नेपोलियन तृतीय, वो बोला ठीक है हम आपको जो है सेना सहयोग देंगे। इटली को बोला, इटली के जो प्रधानमंत्री था कौन, काउंट काबुर को। जब काउंट काबुर को बोला कि हम आपको सहयोग करेंगे तो भाई हमको क्या चाहिए, तो बदले में जो है नीस और सेवाई नामक 2 प्रांत जो है काबुल ने फ्रांस को दे दिया। नीस और सेवाई नामक जब 2 प्रांत दे दिया तो बहुत ज्यादा काउंट काबुर का आलोचना होने लगा, लेकिन फिर भी उस समय इटली एक राष्ट्र के रूप में उभर कर नहीं आया था और काउंट काबुर के मन में ये चल रहा था कि अगर नीस और सेवाई नामक फ्रांस जो है देकर अगर हमको जो है पूरा इटली का एकीकरण हो जा रहा है तो हम ये नीस और सेवाई नामक फ्रांस को देना हम स्वीकार कर लेते हैं। तो इस प्रकार से जो है फ्रांस को अपने पक्ष में लेकर इटली का एकीकरण का रास्ता को आगे बढ़ाया। तो बच्चों बचे हुए टॉपिक अगले वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।